12 मार्च 1993 दोपहर 1:30। स्थान मुंबई का व्यस्त शेयर बाजार क्षेत्र। अरब सागर की नमी से भरी हवा में उस दिन भी शहर अपनी रफ्तार से भाग रहा था। लोगों के चेहरों पर रोजमर्रा की थकान और उम्मीद का मिला जुला रंग था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में यह शहर अपने इतिहास के सबसे काले दिन का गवाह बनने वाला है। अचानक एक तेज धमाका हुआ, इतना जोरदार कि मानो धरती ने खुद को चीर दिया हो। कुछ ही सेकंड में हवा में धुएं का घना गुबार छा गया और लोगों की चीखें उस शोर में दबने लगी। सड़कें जो अभी तक जिंदगी से भरी थी, अब खून और मलबे से भर चुकी थी। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, यह एक सुनियोजित साजिश की शुरुआत थी। अगले 2 घंटों के भीतर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक कुल 12 विस्फोट हुए। हर धमाका पहले से ज्यादा भयानक था। झवेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, प्लाजा सिनेमा, हर जगह सिर्फ तबाही थी। शहर जो कभी नहीं रुकता था, उस दिन अचानक ठहर गया। हर तरफ अफरा तफरी, डर और मौत का सन्नाटा था। लेकिन इस खौफनाक खेल के पीछे कौन था और क्यों चुना गया था मुंबई को इस तरह जलाने के लिए? इस कहानी की जड़ें कई महीने पहले से शुरू हो चुकी थी। दिसंबर 1912 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था। मुंबई भी इस आग से अछूती नहीं रही। दंगे भड़क उठे और शहर के कई हिस्सों में खून खराबा हुआ। यही वो समय था जब अंडरवर्ल्ड के कुछ चेहरे इस अराजकता को एक बड़े मौके के रूप में देखने लगे। इसी अंधेरे में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा साया था जो सीमा पार बैठकर भारत के खिलाफ एक खतरनाक खेल खेल रहा था। दाऊद के लिए ये सिर्फ बदले की भावना नहीं थी, बल्कि एक रणनीति थी। वो जानता था कि अगर मुंबई को हिला दिया गया तो पूरे देश की नींव हिल जाएगी। इसी योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी टाइगर मेमन को चुना। टाइगर मेमन, जो पहले एक साधारण व्यापारी था, अब एक ऐसे मिशन पर था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। दुबई और पाकिस्तान के बीच छुपे हुए संपर्कों के जरिए एक नेटवर्क तैयार किया गया। हथियार, विस्फोटक और ट्रेनिंग, सब कुछ बड़ी ही सुनियोजित तरीके से किया गया। पाकिस्तान के कराची और अन्य गुप्त ठिकानों पर कुछ चुनिंदा लोगों को ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे RDX जैसे शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल करना है, कैसे टाइमर सेट करना है और कैसे बिना शक के भीड़ में घुल मिल जाना है। ये सब कुछ इतना सटीक था कि कोई भी एजेंसी इसे पहले से पकड़ नहीं पाई। हर कदम पर सावधानी बरती गई थी। हर व्यक्ति को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी गई जितनी जरूरी थी। ये एक ऐसा जाल था जिसमें हर धागा अपनी जगह पर फिट था। और फिर आया 12 मार्च 1993 का दिन, जब इस पूरी साजिश को जमीन पर उतारा गया। कारों में बम लगाए गए, बैगों में विस्फोटक रखे गए और उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में छोड़ दिया गया। टाइमर सेट किए गए ताकि धमाके एक के बाद एक हो और शहर को संभलने का मौका ही ना मिले। हर विस्फोट के साथ डर बढ़ता गया और लोगों को समझ में आने लगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक युद्ध था जो शहर के दिल में लड़ा जा रहा। धमाकों के बाद मुंबई पुलिस और खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई। जांच शुरू हुई, सुराग जोड़े जाने लगे। शुरुआती दिनों में सब कुछ धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। गिरफ्तारियां शुरू हुई और हर गिरफ्तारी के साथ साजिश की परतें खुलने लगी। टाइगर मेमन का नाम सामने आया और उसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा नेटवर्क भी। लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे था, दाऊद इब्राहिम, जो उस समय पाकिस्तान में छुपा बैठा था। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे ऑपरेशन में सीमा पार से मदद मिली थी। यह सिर्फ एक गैंग का काम नहीं था, बल्कि एक संगठित आतंकी हमला था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची गई थी। भारत के लिए यह एक चेतावनी थी कि दुश्मन अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि शहरों के अंदर भी हमला कर सकता है। इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। मुंबई धीरे धीरे इस सदमे से उबरने लगी, लेकिन उस दिन के जख्म आज भी ताजा है। हर साल 12 मार्च को लोग उन 250 से ज्यादा निर्दोष लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उस
उस दिन अपनी जान गंवाई। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक याद दिलाने वाला दिन है कि किस तरह नफरत और साजिशें एक पूरे शहर को घुटनों पर ला सकती। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना पहलू यह है कि इसका मुख्य किरदार आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के लिए एक खुला जख्म है। वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और उसकी परछाई आज भी देश की सुरक्षा पर मंडरा रही है। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक अध्याय है उस लंबी लड़ाई का जो आज भी जारी है। 12 मार्च 1993 शाम 5:45, स्थान मुंबई पुलिस मुख्यालय। दिन भर के धमाकों के बाद शहर में धूल अभी भी बैठी नहीं थी, लेकिन जांच एजेंसियों के भीतर एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी थी। हर फोन कॉल, हर सूचना और हर संदिग्ध गतिविधि को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उस खामोशी के बीच जहां बाहर सायरनों की आवाज गूंज रही थी, अंदर एक अदृश्य जाल को समझने की कोशिश चल रही थी। शुरुआती सुराग बिखरे हुए थे, लेकिन उनमें एक पैटर्न छुपा था। एक ऐसा पैटर्न जो यह साबित कर रहा था कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि महीनों की तैयारी का नतीजा था। कुछ ही दिनों में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। छोटे छोटे नाम सामने आने लगे, लेकिन हर नाम एक बड़ी कड़ी से जुड़ा हुआ था। पूछताछ के दौरान जो खुलासे हुए, उन्होंने जांच एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। ये साफ हो गया कि धमाकों में इस्तेमाल हुआ RDX भारत के अंदर तैयार नहीं हुआ था। ये सीमा पार से लाया गया था और इसके लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया गया था। महाराष्ट्र के तट पर बसे छोटे छोटे गांव अचानक जांच के केंद्र बन गए। वहां के कुछ लोगों ने अनजाने में या लालच में इस साजिश का हिस्सा बनने की गलती की थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा, टाइगर मेमन। उसके घर पर छापे पड़े, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ हुई और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि वही इस पूरे ऑपरेशन का ग्राउंड कंट्रोल संभाल रहा था। लेकिन वो अब गायब था, जैसे हवा में घुल गया हो। उसके पीछे छुपा हुआ चेहरा अब भी सामने नहीं आया था, लेकिन हर सुराग उसी दिशा में इशारा कर रहा था, दाऊद इब्राहिम। इसी दौरान खुफिया एजेंसियों को कुछ ऐसे इनपुट मिले जिन्होंने इस केस को और भी गंभीर बना दिया। ये सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा थी। दुबई, कराची और मुंबई के बीच एक ऐसा कनेक्शन बना था जो बिना किसी रुकावट के काम कर रहा था। फोन कॉल्स, हवाला ट्रांजैक्शन और गुप्त मुलाकातें, हर चीज इस बात की गवाही दे रही थी कि यह हमला बहुत बड़े स्तर पर प्लान किया गया था। मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की। हर दिन नए खुलासे होते, लेकिन हर खुलासा एक नई चुनौती लेकर आता। कई बार ऐसा लगता कि सच अब सामने आ ही जाएगा, लेकिन तभी कोई कड़ी टूट जाती, कोई गवाह मुकर जाता या कोई आरोपी अचानक गायब हो जाता। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर जगह मौजूद था। इसी बीच देश की राजनीति भी इस मामले को लेकर गर्म होने लगी। संसद में बहसें हुई और केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि इस साजिश के पीछे जो भी ताकतें हैं, उन्हें बेनकाब किया जाए। उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ देश की सुरक्षा का सवाल था और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। लेकिन इन सब के बीच मुंबई के आम लोग अभी भी उस डर से उभरने की कोशिश कर रहे थे जो उस दिन उनके दिलों में बैठ गया था। जांच एजेंसियों ने धीरे धीरे इस केस की एक पूरी तस्वीर तैयार की। यह साफ हो गया कि इस हमले का मास्टर प्लान दुबई में बैठकर बनाया गया था और उसे अंजाम देने के लिए भारत के अंदर एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित था। क्या दाऊद इब्राहिम को कभी न्याय के कटघरे में लाया जा सकेगा? समय बीतता गया, केस अदालतों में पहुंचा और कई आरोपियों को सजा भी हुई, लेकिन इस कहानी का मुख्य किरदार अब भी कानून की पकड़ से बाहर था। वो एक ऐसा साया बन चुका था जो हर बार हाथ आते आते फिसल जाता था। उसकी मौजूदगी का कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी भी एक रहस्य थी। मुंबई ने फिर से खुद को खड़ा किया, अपनी रफ्तार वापस पाई, लेकिन उस दिन की यादें आज भी उसके हर कोने में बसी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की भी है जिसने एक टूटे हुए शहर को फिर से जीना सिखाया। लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी है कि खतरा कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता रहता है। और कहीं न कहीं इस पूरी कहानी के पीछे छुपा हुआ वो साया आज भी जिंदा है। दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी का प्रतीक बन चुका है। 12 मार्च 1993 रात 11:20, स्थान मुंबई का वही शहर जो कुछ घंटे पहले तक दहशत की गिरफ्त में था।
अंधेरे में डूबे इस महानगर की सड़कों पर अब सन्नाटा पसरा था, लेकिन ये सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि उस डर का था जो हर दिल में घर कर चुका था। अस्पतालों के बाहर भीड़ जमा थी, लोग अपने अपनों की खबर जानने के लिए बेचैन थे। कहीं रोने की आवाजें थी तो कहीं खामोशी में छुपा हुआ दर्द। शहर जिंदा था लेकिन उसकी आत्मा पर गहरे घाव पड़ चुके थे। इसी अंधेरे के बीच जांच एजेंसियां एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच रही थी जो इस पूरे मामले को और भी खतरनाक बना देती थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से मिली जानकारी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये हमला सिर्फ एक दिन की योजना नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों की ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग शामिल थी। जिन लोगों ने इन धमाकों को अंजाम दिया वे सिर्फ मोहरे थे, असली खिलाड़ी कहीं दूर बैठकर इस खेल को नियंत्रित कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि इस साजिश के लिए युवाओं को पहले दुबई बुलाया गया, जहां से उन्हें कराची भेजा गया। वहां उन्हें न सिर्फ हथियार चलाना सिखाया गया बल्कि उनके मन में एक खास तरह की सोच भी डाली गई। उन्हें यह यकीन दिलाया गया कि वे जो कर रहे हैं वो एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जो उनके लिए सही है। यही वो मनोवैज्ञानिक जाल था जिसने आम लोगों को एक खतरनाक हथियार में बदल दिया। मुंबई पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए ये समझना आसान नहीं था कि इतने बड़े नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। हर सुराग एक नई दिशा में ले जाता, लेकिन मंजिल अब भी दूर थी। इसी दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्होंने इस केस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। फोन रिकॉर्डर्स, बैंक ट्रांजैक्शन और गुप्त दस्तावेज, हर चीज यह इशारा कर रही थी कि इस हमले के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। भारत सरकार ने इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठाई। पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार जवाब में इनकार ही मिला। दाऊद इब्राहिम का नाम बार बार सामने आता, लेकिन उसकी मौजूदगी को हर बार नकार दिया जाता। ये एक ऐसा खेल बन चुका था जहां सच्चाई सबको पता थी, लेकिन कोई उसे खुलकर स्वीकार नहीं कर रहा था। समय के साथ इस केस में कई अहम फैसले आए। विशेष अदालतों ने कई दोषियों को सजा सुनाई और कुछ को उम्र कैद भी हुई, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या न्याय पूरा हुआ? क्या उन लोगों को सजा मिली जिन्होंने इस पूरे खेल को रचा था, या फिर वे अब भी कहीं सुरक्षित बैठे हैं अगली चाल की तैयारी में? मुंबई ने इस हादसे से बहुत कुछ सीखा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, खुफिया तंत्र को और तेज किया गया, लेकिन ये भी सच है कि इस घटना ने एक ऐसा डर पैदा कर दिया जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हर बड़ी भीड़, हर अनजान बैग और हर संदिग्ध हरकत अब शक की नजर से देखी जाने लगी। और फिर सालों बाद भी जब इस केस की फाइलें खोली जाती है तो उनमें सिर्फ कागज नहीं होते, उनमें छुपी होती है उस दिन की चीखें, वो दर्द और वो अधूरी कहानी। दाऊद इब्राहिम आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति और उसका भविष्य सब कुछ धुंध में छुपा हुआ है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये वर्तमान की भी है, क्योंकि जब तक इस साजिश के पीछे छुपे हर चेहरे को बेनकाब नहीं किया जाता तब तक ये कहानी अधूरी रहेगी। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस समय के साथ और गहरी होती जाती है। मुंबई आज भी चल रही है, पहले की तरह तेज, पहले की तरह मजबूत, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं वो 12 मार्च 1993 आज भी जिंदा है। एक याद के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में कि अंधेरा कभी भी लौट सकता है।